देश जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर हिस्सा था, आज भूखमरी, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में है। रास्ते से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी और अफरा तफरी मची है। और हद तो तब हो गई जब एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब अमेरिकी सेना ने उस देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घर से उठाकर बंदी बना लिया। ये पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली घटना थी, जिसमें एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके घर में घुसकर दूसरे देश की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की। वेनेजुएला में पैदा हुए संकट की, जो न सिर्फ एक देश की कहानी है बल्कि विश्व राजनीति का एक डरावना अध्याय भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका दुनिया में भारत पर क्या असर होगा, चलिए शुरू से समझते हैं। वेनेजुएला संकट, जिसने आज पहाड़ का आकार ले लिया है, उसकी शुरुआत एक रात में नहीं हुई। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब ये देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों वाला राष्ट्र था। यहाँ लगभग 300 बिलियन बैरल तेल मिले। यही वजह थी कि 20वीं सदी में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध हिस्सा था। दुनिया इसे सऊदी अरब ऑफ साउथ अमेरिका कहती थी। लेकिन तभी सत्ता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव था 1999 का, जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और उन्होंने बोल्वेरियन रिवॉल्यूशन शुरू किया। चावेज ने गरीबों के लिए सोशल प्रोग्राम्स चलाए, तेल से कमाई को वेलफेयर पर खर्च किया, लेकिन अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाइड नहीं किया। सब कुछ तेल पर निर्भर रहा। लगभग एक दशक तक अर्थव्यवस्था का यही मॉडल ऐसे ही चलता रहा। 2013 में जब अचानक चावेज की मौत हो जाती है, उसके बाद निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली। लेकिन पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा मादुरो और पूरे वेनेजुएला को भुगतना पड़ा। सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम रही। इधर देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा और इसी समय अमेरिका, जिससे वेनेजुएला के कई तरह के विवाद चल रहे थे, उसने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाने शुरू किए, जिससे हालात और बदतर हो गए। नतीजा रहा हाइपर इन्फ्लेशन। 2018 में महंगाई दर चरम सीमा को पार कर गई और 1 मिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई। लाखों लोग भूखमरी का शिकार हुए। 70 लाख से भी ज्यादा वेनेजुएलन देश छोड़कर भाग गए। राजनीतिक दमन बढ़ा, विरोधियों को जेल में डाला गया, चुनाव में धांधली के आरोप लगे। इसी बीच अमेरिका ने आंतरिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्थिति का अपने पक्ष में फायदा उठाने की कोशिश की। 2019 में जुआन गुआइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया, जिसे अमेरिका ने समर्थन दिया। लेकिन दूसरी ओर निकोलस मादुरो भी राष्ट्रपति के रूप में डटे रहे। देश में फिर चुनाव हुआ और 2024 के चुनाव में मादुरो को विजेता घोषित किया गया। लेकिन विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये चुनाव पारदर्शी नहीं थे। इस बीच संकट और गहरा हो गया और 2025 तक वेनेजुएला की जीडीपी 80% गिर चुकी थी। ये संकट आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय था, या यूं कहें कि एक देश का पतन हो रहा था। वेनेजुएला और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में तनाव क्यों बढ़ा? ऐसा नहीं था कि इसके लिए सिर्फ निकोलस जिम्मेदार थे। कई बार घर के झगड़ों की वजह पड़ोसी भी होते हैं। तमाम अनिश्चितता के बाद अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के तेल भंडारों पर थी और यही वजह थी कि तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। डोनाल्ड ट्रंप, जो 2025 में एक बार फिर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनी पहली टर्म यानी कि 2017 से 2021 में ही मादुरो को डिक्टेटर कहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए और 2020 में उन पर इंडिक्टमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला को अमेरिका अपना एक्सटेंशन या विस्तृत राज्य के रूप में मानता था, जिसकी तय छुपी थी मुनरो डॉक्ट्रिन में, जो अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। ट्रंप के ऐसे कदम से मादुरो की सरकार को रूस, चीन और ईरान के करीबी बढ़ने पर मजबूर किया। इससे अमेरिका और चिढ़ा। रूस ने वेनेजुएला को मिलिट्री सपोर्ट दिया, चीन ने सस्ते लोन दिए और इसी के चलते शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी।
और दोनों ही देशों के बीच 2024 से 2025 के दौरान तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। इधर 2024 के वेनेजुएला आम चुनाव में धांधली के आरोप के बाद ट्रंप ने सैंक्शंस और सख्त कर दिए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मादुरो ने जेलों और मेंटल इंस्टीट्यूशन से कैदियों को अमेरिका भेजा। इधर दुनिया भर में एक बार फिर तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला। अमेरिका जानता था कि अगर एक बार वो वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर कब्जा कर लेता है तो कई दशकों तक उसे पछाड़ने वाला कोई नहीं होगा। या यूं कहें कि लंबे समय तक अमेरिका दुनिया का बेताज बादशाह बना रहेगा। अमेरिका चाहता था कि ये सब उसके कंट्रोल में आए, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। ट्रंप के दूसरे टर्म में उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत लैटिन अमेरिका पर फिर फोकस बढ़ाया। 2025 में मिलिट्री बिल्टअप शुरू हुआ। कैरिबियन में यूएस ट्रूप तैनात किए गए। मादुरो ने इसे इन्वेजन की धमकी कहा। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई। ट्रंप ने कहा हम वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे, जबकि मादुरो ने अमेरिका को इम्पीरियलिस्टिक बताया। ये तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल भी था। सबसे बड़ा कारण था ऑयल, ड्रग्स और प्रभाव की लड़ाई। अमेरिका द्वारा कब, क्यों और कैसे निकोलस मादुरो को उनके घर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब आते हैं इस ऐतिहासिक घटना पर, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने एक रात के ऑपरेशन से वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक्स की और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। कैसे, चलिए जानते हैं। महीनों से यूएस स्पाइस मादुरो की हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, उनकी रेकी कर रहे थे, जिससे उनके इनर सर्कल में भी एक सोर्स शामिल था। 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत रात 10:46 पर 150 जेट्स ने 20 एयरबेस से उड़ान भरी। यूएस फोर्सेज ने काराकास पर रेड की साइट्स पर स्ट्राइक्स की गईं, जिसमें कम से कम 40 लोग मारे गए। स्पेशल फोर्सेज ने मादुरो के रेसिडेंस पर हमला किया और रात 2:01 पर उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कस्टडी में ले लिया। वे हेलीकॉप्टर से निकाले गए और न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में लाए गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है और उनके ऊपर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और करप्शन के कई आरोप हैं। इंडिक्टमेंट में कहा गया कि मादुरो की सरकार ने अमेरिका पर कोकीन फ्लड किया, लेकिन दुनिया अब तक जान चुकी थी कि असल वजह है तेल कंट्रोल, रीजन डोमिनेंस और मादुरो की सरकार को गिराना। इस मौके पर ट्रंप ने कहा हम वेनेजुएला को ट्रांजिट पीरियड में चलाएंगे। ये ऑपरेशन फास्ट और सरप्राइजिंग था और अब आगे मादुरो न्यूयॉर्क में कोर्ट ट्रायल फेस करेंगे। वेनेजुएला के तेल कुओं पर अमेरिका का कब्जा विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन गिरकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से अब यूएस कंट्रोल में प्रोडक्शन बढ़ेगा। अमेरिकी कंपनी जैसे शेवरॉन बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। इसका असर ये होगा कि दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरेंगी। ज़्यादा सप्लाई से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस 20 से 30% गिर सकता है, जो इकोनॉमीज को बूस्ट देगा। खासकर इंडिया जैसे इंपोर्टर्स को फायदा देगा। वहीं ओपीईसी तेल निर्यातक देशों को जैसे सऊदी, यूएई, कुवैत, रूस, इन सबको भारी नुकसान होगा। ये कब्जा अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करेगा। जब अमेरिका को सस्ता तेल मिलेगा तो बढ़ती महंगाई से उसे भी निजात मिलेगी। लेकिन चीन, जो कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर था, उसे गहरी चोट पहुंचेगी। उनके लोन्स डूब सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी जरूर दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेगी। अगर अमेरिका मोनोपोली बनाएगा तो भविष्य में एनर्जी वॉर्स भी हो सकते हैं। दुनिया के संप्रभु देशों के लिए ये एक डरावना क्षण है। बहरहाल ये घटना संप्रभु राष्ट्रों के लिए अलार्मिंग है। अमेरिका ने एक सोवेनियर कंट्री पर बिना यूएन अप्रूवल के हमला किया और ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन भी है। सिंगापुर, ब्राजील समेत कई देशों के नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। आज दुनिया में हर एक देश ये महसूस कर रहा है, अगर अमेरिका मादुरो को हटा सकता है तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। ईरान, नॉर्थ कोरिया अगले हमले हो सकते हैं। अमेरिका यहाँ पुरानी पॉलिसी रेजिम चेंज को याद दिलाता है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था।
संप्रभुता का मतलब क्या रह जाएगा अगर सुपर पावर मनमानी करेगा? ये मल्टीलैटरलिज्म को कमजोर करता है। छोटे देशों के लिए ये चेतावनी है, यानी अमेरिका से टकराव तो खतरा। साथ ही ये बड़ी चिंता का विषय है कि दुनिया में मौजूद यूएनओ जैसी संस्था मूक दर्शक बनी देख रही है। खैर, इस घटना से भारत जैसे देशों को सीख और सबक लेनी चाहिए। पहली ये कि अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करो। वेनेजुएला की तरह एक रिसोर्स पर निर्भर मत रहो। भारत ऑयल इंपोर्टर है तो एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी सीख मिलती है कि विदेश नीति में बैलेंस, अमेरिका से दोस्ती लेकिन रूस और चीन से भी। तीसरी, डेमोक्रेसी मजबूत करना चाहिए जैसा कि भारत में है और इसे और अधिक सशक्त करें। अमेरिकी साख पर बट्टा, इस घटना में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा धक्का लगाया है। ग्लोबली ये एम्पिरिज्म की हरकत मानी जा रही है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की साख खत्म हो सकती है। यूएन में इसकी आलोचना होगी और चीन रूस अमेरिका को एग्रेसर कहेंगे। लॉन्ग टर्म में अमेरिका की डेमोक्रेसी प्रोमोटर इमेज खराब होगी, अलायंस कमजोर होंगे और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन के प्रति ट्रस्ट कम होने लगेगा। ट्रंप ने जल्दी अपने मंसूबे ठीक नहीं किए तो ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल, वेनेजुएला का संकट हमें सिखाता है कि पावर का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। एक देश का पतन, एक रात का ऑपरेशन और दुनिया बदल गई। लेकिन उम्मीद है अगर हम सबक लें तो बेहतर दुनिया बना सकते हैं। संप्रभुता का सम्मान, डेमोक्रेसी की रक्षा और ग्लोबल कोऑपरेशन से शांति आएगी। क्या ये इवेंट वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा? ये तो टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।